सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर यह आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को सिंध में हुकूमत में शमूलियत की बात की। साथ ही साथ कहा कि जितनी वजारतें उनके पास वफाक में हैं वो वजारतें भी उनको देंगे। नया पाकिस्तान ख़त्म करना होगा क्योंकि पाकिस्तान बचाना है और पाकिस्तान को बचाने के लिए इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन का साथ दे। अब मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत को गिराने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हाथ मिलाना चाह रही है या फिर वाकई जो कराची की तरक्की की बात कर रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, कराची वालों का, कराची के वोटर्स का कोई साथ होगा। क्योंकि कराची में इस बार 2018 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जिस जमात ने हासिल की वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाई के तौर पर अपोजिशन में सिंध हुकूमत, सिंध असम्बली में बैठी हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और वफाक में हुकूमत में बैठी हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस पेशकश का कितना असर होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कि क्योंकि वो कराची में, सिंध में हुकूमत में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तज्जिया लेंगे सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेशकश तो अच्छी है कि जब वफाक में जितनी वजारतें हैं उतनी सूबे में ले ली जाएं, और अगर सूबे में वजारतें लेने का मामला यह है कि कराची में कुछ किया जा सकेगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, तो ऐसी किसी पेशकश पर सोचा जा सकता है MQM की जानिब से? मुदस्सिर, ये पेशकश नहीं है, ये शरारत है। अच्छा, पेशकश जो है वो दो वजारतें वहां पर हैं और दो वजारतें भी वफाक में जिस तरह की हैं, दो वजारतें सिंध में ले ली जाए, तो ये पेशकश तो नहीं, शरारत है। लेकिन बहरहाल MQM वाले पिछले दिनों 2-4 शादियां जो हुई उस तकरीब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और MQM के सीनियर रहनुमाओं से मेरी बात हुई और ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी MQM वाले मुतमईन नहीं है PTI की गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब की मीटिंगों से। मुसलसल जो लंबी लंबी मीटिंग आबाद में और कराची में करते रहे, उन्होंने कराची पैकेज के लिए कुछ नहीं दिया, मेयर के लिए कुछ नहीं दिया, MQM के हवाले से कुछ नहीं दिया, बल्कि MQM वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात जब हो जाए और उसके नताइज के बाद कराची को पैकेज दिया जाए ताकि इसका बेनिफिट MQM न बने। तो MQM तो वफाकी हुकूमत से बाहर आने का पहले ही सोच रही है और ये भागते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये एक शरारत की है कि MQM यहाँ शामिल हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि MQM सिंध गवर्नमेंट में भी शामिल होगी, क्योंकि MQM अपनी फंसी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि उनके साथ वो बहुत सख्त एक नैरेटिव उठाई हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया है, करप्शन में मुलविस रही है, हजारों नौकरियां बेची हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 रुपए के प्रोजेक्ट 200 रुपए के लगाए हैं, बनाए हैं, तो और करप्शन बहुत ज्यादा है। क्योंकि MQM का नैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ही एग्रेसिवली है और बल्कि वो तासुब की बुनियाद के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और एक टेबल पर बैठने को तैयार भी नहीं है। 2-3 मरतबा हमने रिसेंट टाइम में देखा भी, कचरा उठाने वाले मामले पे हमने देखा पीपल्स पार्टी एक साथ आई, MQM के साथ आई, लेकिन चीजें डिलीवर नहीं हुई। नौकरियों के मामले के ऊपर चीजें डिलीवर नहीं हुई, फंड्स के मामले के ऊपर डिलीवर नहीं हुई, KDA के मामले पे, बिल्डिंग कंट्रोल के मामले पे, वाटर बोर्ड के मामले पे, पोर्ट के कोई भी ऐसा इशू है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और MQM एक टेबल पर नहीं बैठ सके हैं। अच्छा, यही सूरत हाल MQM भी है, PTI के साथ भी MQM और PTI जो है वो कराची में काम नहीं कर सके और इमरान खान साहब के जो वादे इतने सारे हैं वो वादे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो PTI से भी MQM मुतमईन नहीं है। अब मामला यह है कि फैसल साहब, इसमें अब MQM जोड़ा हुआ है PTI से मुतमईन उस तरह। अच्छा फैसल साहब, हमारे साथ ही रहेगा हलीम आदिल शेख साहब, इस वक्त हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपके वक्त का। MQM को अब सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत दी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए MQM भी इस वक्त साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से क्या कहना सर आपका?
देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो वो बेचारे, इनकी हैसियत वही इतने उल्टे सीधे बयान देते हैं, कभी कहते हैं भारतीय तैयार है अंदर आ जाएंगे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इनकी हैसियत जो है नॉन पॉलिटिकल बेचारा एक नौजवान है। इनकी हैसियत चंद्रयान 2 का आपने नाम सुना होगा, भारतीय चांद गाड़ी, लोग कहते चांद पे जाएगी चांद पे जाएगी, वो चांद पे जाएगी, वहां जाके फुस हो गई थी। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चंद्रयान 2 स्थापित होंगे, जिसने इस लीडरशिप में मतलब सौदेबाजी का एनकेएम का फैसला है, वो क्या करती है क्या नहीं करती उनका राइट है, लेकिन ये डील करते रहे। आजकल है एनकेएम की लीडरशिप नफीस लोगों के पास, ये डील करते रहे उस पार्टी से जिसके जवाब में, जिसके लिए इनको लियारी गैंगवार बनानी पड़ी थी। आजकल डिफरेंट लोग हैं, आज उनका वोटर उनसे पूछेंगे पीपल्स पार्टी ने कराची और शहरी सिंध को दिया क्या है, पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध को कुछ नहीं दिया है। बिलावल भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ कि बेचारा बीबी का बेटा तो है, लेकिन बीबी वाले काम नहीं है इनके अंदर, काम इनमें सारे लो दो। मैं पूछना चाहता हूँ, कराची को कटरे का जेर बनाना, कराची को कचरा कुंडी बनाना। अली मदन शेख साहब, इस बार कराची का जो वोट है वो सबसे ज्यादा आपकी जमात को मिला है, लेकिन कराची की अवाम हो या कराची की दीगर जमातें, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी जमात ने इस शहर को क्या दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शहर को वो सब कुछ दिया जो शहर को चाहिए था। इस शहर के अंदर वो खौफ के जो वसाए बन रहे होते थे वो खत्म हो चुके हैं। हमने शहर को क्या नहीं दिया, इस शहर को दहशतगर्दी से निजात दिलाई, शहर को अंधेरों से निजात दिलाई। मैं समझता हूँ शहर की डिमांड, इधर जो डिमांड है शहर की, वो हमने दी है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो सब कुछ जो शहर को चाहिए हम दे रहे हैं। बाकी बात यह है कि हमें जवाब देना है अपने वोटर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर्स हमसे मुतमईन है, और बात यह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में ना होती तो शायद बहुत कुछ मजीद बेहतर कालमिया यह है कि पीपल्स पार्टी ना खुद कुछ करने देती है ना किसी को करने देती है। एक शेख साहब, आप इस वक्त जिम्मेदार हैं सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन आप अपोजिशन में भी इस वक्त बड़ी जमात के तौर पर हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये शिकायत रहती है दर पर्दा भी कि उनको उस तरह से शामिल नहीं किया जाता। खान साहब यहाँ मीटिंग्स में आए, वो वहाँ भी मीटिंग में उस तरह से शामिल नहीं होता। जो बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था वो पैकेज भी अब तक कराची के लिए कुछ चीज़ सामने नहीं आ पाई वफाकी हुकूमत की जानिब से। मैं समझता हूँ जो पैकेज का ऐलान किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों के पॉजिटिव सिम्ट के अंदर हम लोग जा रहे हैं, और तमाम काम बड़ा मेगा काम शुरू हो चुका है। लेकिन बात यह है कि जो हमारा तरीका काम करने का हमारा अपना तरीका है और दीगर पार्टी का अपना तरीका है। अच्छा शेख साहब, जो आपका तरीकाकार यकीनी तौर पर वो पंजाब के अंदर या KPK के अंदर तो हुकूमतों के ज़रिए, चाहे वो सूबाई हों चाहे शहरी हुकूमतें, उनके ज़रिए हो सकता है। सिंध के अंदर ना तो आपके पास हुकूमत सूबे की है, ना ही आपके पास शहरी हुकूमत है, तो शहरी हुकूमत को भी आप फंड्स जब डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं तो फिर कौन से तरीके के जरिए काम हो सकता है? SIDCL के थ्रू काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी मेगा प्रोजेक्ट फरवरी में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के थ्रू काम हो रहा है। उसके अलावा PWD के थ्रू MNAs के फंड्स के ऊपर काम हो रहा है। मैं समझता हूँ बड़ा मेगा काम हो रहा है और इंशाल्लाह चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। बाकी पीपल्स पार्टी बताए कि उन्होंने क्या किया इतने अरसे में, उन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर क्या डिलीवर किया, क्या काम किया, क्या रिजल्ट दिया, उनसे भी आवाम पूछती है जरूर। अच्छा शेख साहब, आखिर में एक सवाल, आपको यकीन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस तरह आप कह रहे हैं नफीस लोगों की क़यादत है, इस किस्म का कोई फैसला नहीं होगा कि आपकी हुकूमत वफाक के लिए किसी किस्म का कोई खतरा हो? मैं नहीं समझता कि वफाक में किसी किस्म का खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, तमाम इत्तेहादियों को जायज़ इज्जत जायज़ मकाम दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का हमारे लिए खतरा है, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह, अगले 5 साल भी होंगे। रोक सको तो रोक लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मदन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। बहरहाल वो कह रहे जी काम हो रहा है, फरवरी में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे, अभी तक आएंगे, वो कब आएंगे और कैसे आएंगे वो तो आपके सामने। लेकिन जो इस वक्त वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2017-18 के मंसूबे हैं पिछली दौरे हुकूमत में, वो भी मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, और उनके लिए भी फ़ंड्स की बहरहाल कहीं ना कहीं किल्लत है। सूबे और वफाक में इतना बड़ा गैप है कि कराची के लोग उस पर सफ़र कर रहे हैं। इसमें सारे अमल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बग़ैर किसी हुकूमत में रहे, बग़ैर वजारत में रहे, बग़ैर पावर में रह नहीं सकती है। तो वफाक से अगर नाखुश है तो सूबे में भी उसे मिल तो कुछ नहीं सकेगा, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट स्टैंड कहाँ करेगी अगले आने वाले सालों में और ख़ासतौर पर बल्दियाती इलेक्शन तक? फैसल साहब देखिए मुदस्सिर, एक चीज तो ये है कि कराची के अवाम जो हैं वो किसी भी सियासी जमात से मुतमईन नहीं है। वो तहरीक इंसाफ हो जिसने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं उनसे मुतमईन नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि कुछ नहीं कर पा रही है, सिरक के चल रही है, कोई स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रही, उससे भी मुतमईन नहीं है। वो
उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिलीवरी से मुतमईन नहीं है। दूसरा ये कि उनकी मोबिलाइजेशन से भी मुतमईन नहीं है। तीसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को उस तरह से ओन ही नहीं किया जिस तरह से उसकी जिम्मेदारी बनती थी। इन 12 साल की हुकूमत के दौरान बहुत ही नजरअंदाज किया कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। और वो फ्लाईओवर अंडरपासेस जो है वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। नए अंडरपासेस उसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और आड़े तिरछे इंजीनियरिंग के थ्रू हैं बने हुए हैं। पंजाब कॉलोनी वाला अंडरपास बना है, कोई 2 साल के अंदर बना है, उसका कोई लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं है। लोग जो है वो भूलते मतलब उसकी इंजीनियरिंग और उसके अंदर मसला है और चीजें महंगी बनी है। तो वो लोगों को सब पता चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, वो अच्छा से कर रही है, वो अच्छा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पेशकश की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि वो वफाक की हुकूमत गिराने में मदद दे और सिंध में हुकूमत में हमारे साथ आ जाए, मेरा अपना जाती राय ये है कि जितने नाराज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले पीटीआई से हैं, अब देख रहे हैं कि अगले आने वाले वक्त में वो होगा क्या इस पेशकश का दोनों जानिब से। फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर एक और अहम खबर से आपको आगे कि क्या भारत हालात को मजीद कशीदा बनाने की जानिब इस वक्त गामजन है कि भारतीय हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी है और अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी कर दी है। तरमीम भारतीय आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए की गई है। जनरल बिपिन रावत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की राह हमवार कर दी गई है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि जो गठजोड़ इस वक्त अब नजर आ रहा था उसमें भारतीय वजारत दिफा ने तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। समी साहब, भारत इस वक्त खित्ते के अंदर हालात को कशीदा और पाकिस्तान के लिए हालात को कठिन करने की कोशिश कर रहा है और अब जो मोदी की हुकूमत दोबारा से आई तो जनरल बिपिन रावत को भी अब मजीद एक्सटेंशन देने का, तौसीह देने का मामला आ रहा है। इससे खित्ते के हालात पर क्या असर होगा? ओ भाई, इसका खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं मुदस्सर इकबाल। मुझे तो हैरत है कि आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और यार ये सीधी सी बात है कि किसी भी आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसका तय्युन करना हुकूमत का प्रोगेटिव है। इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, वहां पर उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए किसी आईनी तरमीम की बात नहीं हुई। वहां पर अपोजिशन ने कोई ब्लैकमेल किसी को उन्होंने मौका नहीं दिया करने का। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए एक अपनी उसमें जो आर्मी एक्ट है उसमें तब्दीली कर ली है, रूल्स तब्दील कर दिए हैं और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे रही है। उनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना चाहिए हालात की वजह से, तो उस हुकूमत का ये राइट है। तो इसमें हमारे लिए समझने की बात है भाई मुदस्सर इकबाल। कहानी स्टोरी ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का यहाँ पर जो एक फसाना और एक शोर मचाया गया, और ये जो भी आप फैसल अजीज साहब से भी बात कर रहे थे कि एमक्यूएम नाराज है, ये सारी जमातें चाहे वो अलाइज हैं चाहे अपोजिशन वाले हैं, आर्मी चीफ की तकर्री और तैनाती के मामले पर ब्लैकमेल करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। उनके वकील जो उनकी पार्टियों के मेंबर हैं उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जनाब यहाँ पर तो आईनी तरमीम की जरूरत है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जवाब दे दिया है। ये 28 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, 2 दिन पहले का। अपने चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करने का इख्तियार एसआरओ के जरिए, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। तो ये जवाब मिल गया ना हमें भी। हमारे मुल्क में ये जो एक जाली डिबेट छिड़ी हुई है आर्मी चीफ की तैनाती की, उसकी एक्सटेंशन की, जिसमें हमारे आला 4 लोग हैं, वो गलत है। वो डेमोक्रेसीज में इस चीज की ये प्रोगेटिव गवर्नमेंट का होता है, ये चीफ एग्जेक्टिव का है। और ये भारत में जो कुछ हुआ उसने इस चीज का जवाब दे दिया। अब खित्ते में भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को तौसीह दें तो इसका मतलब यह है कि हम खित्ते में अमन खराब करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली इसमें देखने की ये चीज है कि ये आईनी और कानूनी तौर पर जो हमारे यहाँ मसला बनाया गया उसका जवाब दे दिया है भारत ने। वो भी एक डेमोक्रेसी। और यहाँ पर जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं और बड़े बड़े जुगादरी सहाफी हैं वो हमेशा इंडिया की मिसाल देते हैं, वहां पे दें। अब वहां पर तो आर्मी चीफ का इस तरह से हो गया एक्सटेंशन, उन्होंने आर्मी एक्ट में तब्दीली कर ली। तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों आईनी तरमीम, पाकिस्तान में क्यों लेजिस्लेशन, क्यों यहाँ पर ये इशू बनाया गया? और फिर वही लोग इशू बना रहे हैं जो हमेशा बात बात पर मकबूजा कश्मीर का हवाला देते हैं। क्या कहा आज परवेज रशीद ने कि यहाँ पे भी तारे लगी हुई हैं, मकबूजा कश्मीर में भी तारे लगी हुई हैं। और क्या कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि जी फाटा का स्पेशल स्टेटस हमने खत्म कर दिया तो वहां पर वो कश्मीर का उन्होंने खत्म कर दिया। ये सारे वो लोग हैं मुदस्सर, ये कहानी है, ये स्टोरी है। ये समझने की जरूरत है कि ये वो सारे लोग हैं जो ब्लैकमेलर्स हैं और हर अपने को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये फैसला हो गया, आज जवाब दे दिया भारत ने जो तरमीम
कोई जरूरत नहीं किसी आईनी तरमीम की और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की। इट्स जस्ट ए सिंपल SRO, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दैट्स इट। सही। तो समी साहब, इसमें एक चीज है कि क्या पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर जब यह मामला जा रहा है तो पार्लियामेंटेरियन, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का अपने और उनके वकला और ये इस किस्म के बयानात भी सामने आने लग गए हैं थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी उसी संजीदगी का मुजाहरा करेगी इस अमल के ऊपर? आपको लग रहा है या ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू होने वाला है फिर? और नहीं भाई, जाने की जरूरत ही नहीं है ना। गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल करती है, सुप्रीम कोर्ट देखिए इसको, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले दे के हमारे जज फैसले लिखते हैं, एंड दे शुड लुक कि ये इस मामले पर क्या उनका लेजिस्लेशन क्या कहता है। ये पार्लियामेंट में जाने नहीं चाहिए, मामला इंतहाई सेंसिटिव है। इसमें ये चीज जो है, मैं क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बदनीयती है, लेकिन क्योंकि उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है, लार्जर बेंच की दरखास्त इसीलिए की गई है कि उजरत में फैसले किए गए, पता नहीं क्यों वो फैसले किए गए, बहरहाल अदालत में मजबूर है क्योंकि हमारा आइन ये कहता है, लेकिन अब ये भी हमारा आइन इजाजत देता है रिव्यू की। वहां पर लार्जर बेंच की तश्कील के रिक्वेस्ट की गई है, अमाइकस मुकर्रर करे सुप्रीम कोर्ट, इस पर एक सैर हासिल बहस हो, जो भारत में हुआ उसको देखे और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को देखे। हालत जंग में है मुल्क और यहाँ पर एक नई डिबेट छेड़ दी गई। कोई पार्लियामेंट में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, वगरना ये सारे ब्लैकमेलर हैं, चोर हैं सारे, ये आके अपने लिए रियायत मांगना चाहते हैं आर्मी चीफ के मसले पर। किस तरह पाकिस्तान की सलामती को आप दांव पे लगा सकते हैं? तो जो वो एक जो मोहल्ले की आप बात करते हैं, उस मोहल्ले के कुछ दानिश्वर जो हैं वो सोशल मीडिया संभाल कर या अपनी चीजें संभाल कर इस वक्त बैठे होते हैं। अरे नहीं यार, उनके लिए सोशल मीडिया क्या करेगा? कर लें जो सोशल मीडिया पर, वो तो कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, वो बैठते हैं रात को 7 बजे 8 बजे अपने अपने कोठों पर बैठते हैं, अपनी महफिल सजाते हैं और वो अपनी शुरू कर देते हैं, कहानी चलती रहेगी, कहानी हमें उससे क्या परवाह। लेकिन अच्छा, जो समझने वाले हुकूमत के सारे अमल में जो समझने वाले लोग हैं जी, हुकूमत को समी साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, हुकूमत की प्रोसिक्यूशन टीम को जो रिव्यू पिटीशन अब लेके गए, अब इस सारे अमल को किस तरह से लेकर चलना होगा? क्योंकि एक खालिस्तान एग्जीक्यूटिव मामला जिस तरह से अदालत गया और उसके बाद अब पार्लियामान ले जाने की कोशिश हो रही है, हुकूमत का क्या रोल है? अपने इख्तियारात, भाई मुदस्सर, एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियारात हासिल करने के लिए जंग लड़ना होगी, कानूनी जंग। सुप्रीम कोर्ट में जाके इस केस को बड़ी अच्छी लॉयर्स की टीम हो अटॉर्नी जनरल के साथ इस पे लड़े। ये एग्जीक्यूटिव के इख्तियार की बात है, ये डेमोक्रेसी की बात है। जिसको पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट करके भेजा, उसके पास नहीं है इख्तियार कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे या ना दे। ये कहाँ का मजाक हो गया वो उसका, और ये साबित किया भारत ने। तो एग्जीक्यूटिव अपने इख्तियार के लिए जंग लड़े और कानूनी जंग लड़े और कोर्ट में जाके इस फैसले को रिवर्स करवाए। दिस इज व्हाट इज राइट। ये पार्लियामान में इन ब्लैकमेलर्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जब भारत ने एग्जीक्यूटिव 65 साल की मुद्दत मुलाजमत तक तौसीह दे दी है, उम्र की तयन कर दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और पाकिस्तान में जिस किस्म का ये मामला चला था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह, और उसके बाद फिर ये देखा गया कि इसमें आइन की तरमीम की ज़रूरत है या कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के बाद। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुछ सूरत हाल के हवाले से जो नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली आई है। बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अली जफ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये नैब ऑर्डिनेंस की तब्दीली है, इसको अब मुख्तलिफ जगहों पर चैलेंज भी किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये वाकई को कानून की सरीन खिलाफ वर्जी है, बुनियादी कानून की, कि नैब जिस तरह से उसको रगड़ा जा रहा है या उसको रोका जा रहा है, उससे करप्शन के मामलात बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा कानून है जी। बैरिस्टर साहब आप सुन सकते हैं सर? बैरिस्टर अली जफ़र साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नैम तरमीमी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल है और इसका अब दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल और नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। हुकूमत तो इस ऑर्डिनेंस को अब जब असम्बली में लेकर आएगी कानून पास करवाने के लिए, तो अपोजिशन कह रही हम इसका रास्ता रोकेंगे। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए मसाइल हैं कि जिन लोगों ने वाकई तौर पर करप्शन की है, लेकिन सरकारी अफसरान हैं या बिजनेसमैन हैं जिनके केसेस नैब के पास थे, वो अब नैब के पास नहीं होंगे बल्कि मुतल्लिका फोरम पर होंगे। बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफ़र साहब, 50 करोड़ तक का मामला है, फिर ये कहा जाता है कि सरकारी अफसरान जो हैं वो और बिजनेसमैन इससे छूट जाएंगे, तो सरकारी अफसरान के बगैर तो कोई भी अवामी नुमाइंदा मिलकर करप्शन नहीं कर सकता। तो फिर सिर्फ एक जो पार्लियामान के अंदर या
जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ शिकंजा हो जाए, सरकारी अफसरान बच जाएं, तो ये मजाक नहीं होगा? नहीं, देखें, इसमें दो किस्म के कवानीन अप्लाई होते हैं। अगर आपने कोई करप्शन की तो वो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत वो और एंटी करप्शन लॉज के तहत वो करप्शन बनती है और उसकी FIA इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उनको अगर मिले शहादत तो उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकती है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं कि हमारे कानून के तहत अगर कोई ब्राइब करेगा प्राइवेट बंदा तो वो कानून से बच जाएगा। सिर्फ नैब को जरूरी था कि अपने दायरे इख्तियार से बहुत आगे चले गई थी। नैब हर बिजनेसमैन को पकड़ रही थी, उसकी वजह से जो पूरा एक आपकी इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हो गया था, बिजनेसेस आ नहीं रहे थे, बाहर से भी लोग नहीं लेके आ रहे थे इन्वेस्टमेंट। तो उस चीज को देखते हुए बहुत सालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे सारे ही और डिमांड कर रहे थे, हर पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रही थी कि कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए। ये कम से कम बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के जो बिजनेस डिसीजंस को जो करप्शन के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको जो नैब इन्वेस्टिगेट को रोका जाए। लेकिन किसी इससे पहले हुकूमत की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ये अमेंडमेंट करे, क्योंकि वो इसी किस्म का उनको पता था कि क्रिटिसिज्म होगा जो कि गलत है क्रिटिसिज्म, लेकिन वो उसके डर से कुछ नहीं करते थे। इस हुकूमत ने एक बोल्ड स्टेप ली है, ऐसा कदम उठाया है जिसकी इस वक्त की जरूरत थी। तो मेरा ख्याल है आप हम सबको मिलके इसका अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि आप ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में जब ये मामला जाएगा, क्योंकि अभी तो ऑर्डिनेंस के जरिए है जी, जब ये पार्लियामेंट में मामला जाएगा तो पार्लियामेंट में हर पार्टी इसको सपोर्ट करनी पड़ेगी और बल्कि ये सारे रिक्वेस्ट करेंगे कि मजीद इसमें ऐसे और शिक्के भी डाले ताकि नैब का कानून और उसकी जुरिसडिक्शन और डिफाइन हो जाए। और आपको साहब ये कहा जा रहा है फिर नैब तो बिल्कुल कमजोर सा एक इदारे के तौर पर बन जाएगा, इससे ज्यादा मैं बल्कि ये कहने लगा था कि ये जो कानून है उसकी वजह से नैब मजबूत हो गई है। और अब आप पूछेंगे क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूत हो गई है। इसलिए मजबूत हो गई है क्योंकि अब जो एक्चुअल वाकई ही जो करप्शन के केसेस हैं उसके ऊपर वो भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कर सकेगी। नैब का जो पर्सनल था वो उसकी जो भी तादाद थी, इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था अपने आप को कि कोई भी केस ठीक तरह नहीं हो रहा था। तो इस कानून के बाद जो है नैब ज्यादा मजबूत होगा और अपने जो करप्शन के खालिस केसेस हैं उन पर तवज्जो भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। का कहना है कि ये कानून बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए तो इससे नैब और ज़्यादा मजबूत होगा। हमें एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि 2019 जा तो रहा है लेकिन दो बड़े शहर लाहौर और कराची में क्राइम रेट क्या रहा है, पुलिस की कारकर्दगी क्या रही है। ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और कराची के हवाले से बात करेंगे। साल 2019 अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से कैसा रहा है और दूसरा बड़ा शहर लाहौर, वहां पर पुलिस की कारकर्दगी क्या थी और अमन व अमान का ग्राफ क्या रहा है। सबसे पहले कराची से बात कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ शुएब बर्नी मौजूद हैं। शुएब, साल 2019 कहा तो ये जा रहा था कि जैसे 2015 से लेकर 18 तक के हालात बड़े बेहतर रहे, जैसे जैसे ऑपरेशन बेहतर हुआ, अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर हुई। 2019 में तो बहुत ज़्यादा वारदातें हैं जिसमें कत्ल की भी हैं, जिसमें अगवा बराए तावान की भी कुछ मामूली वारदातें हैं, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है और चोरी की वारदातें हैं उसमें बहुत इजाफा देखने में आया। जी मुदस्सिर, बिल्कुल आपने सही निशानदही करी। 2015 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसको कराची ऑपरेशन का नाम दिया गया, वो 2018 तक, उसके दौरान हमने देखा कि जराइम का ग्राफ कम हुआ। लेकिन 2019 में अब जब हम साल के इख्तितामी 2 रोज़ रह गए हैं, हम देखते हैं कि जराइम का ग्राफ जो है कराची में बहुत ज़्यादा ऊपर रहा। कराची शहर में सबसे ज़्यादा होने वाला जो जुर्म था वो स्ट्रीट क्राइम था, जिस पर IG सिंध के अपने ख़ानदान वाले निशाना बने और वो भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए।
IG सिंध खुद भी कहते थे कि ये हमारे लिए स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना चैलेंज है। सिंध हुकूमत भी ये बात कहती है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं हो सका, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा नहीं हो सका। और कराची में सिर्फ रवां साल 2019 के दौरान जो कराची शहर में सिर्फ मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात हैं वो जो हैं इस वक्त 48,000 यानी कि चोरी और छीनने के वाक़यात हैं। ये मोबाइल फ़ोन आजकल वो होते हैं जिनकी कीमत मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा हो चुकी है। 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन है जो शहरियों से छीने या उन्होंने चोरी होने के वाक़यात रिपोर्ट करवाए। अब वाज़े रहे कि अमूमन लोग मोबाइल फ़ोन दो मोटरसाइकिल के बराबर एक मोबाइल फ़ोन आता है शुएब। दो मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 और 1 लाख का एक मोबाइल फ़ोन है जो बड़ी आसानी से छीना जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर इसके खाली आप आदादो शुमार देख लें तो ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तक की वारदातें बन जाएंगी। 48,000 से ज़ायद लोग 1 साल के दौरान मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए, चाहे उनसे गन पॉइंट पे छीना गया हो या चोरी हुआ हो। और ये वो आदादो शुमार हैं जो कि ऑफिशियल हैं। इसके अलावा जो छोटे मोबाइल लोगों के चोरी होते हैं, जो एंड्रॉइड जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, वो रिपोर्ट ही नहीं करते, लोगों का कहीं गिर गया, छिन गया, कुछ हो गया तो उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। इसी साथ साथ कराची में मोटरसाइकिलें जो चोरी होने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस पे ये कहते हैं कि मोटरसाइकिलें बिकना ज़्यादा शुरू हुई हैं, गरीब आदमी की सवारी है, ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है इस वजह से। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक आदादो शुमार है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल भी खुद कहता है कि कराची में रवां साल 2019 के दौरान मोटरसाइकिल का जो थेफ्ट है, यानी कि पार्किंग में खड़ी हुई किसी बिल्डिंग के नीचे, शॉपिंग सेंटर के बाहर से चोरी होना मामूल बन गया है। और कराची की रोज़ाना सड़कों पे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई है या हमारा मोबाइल फ़ोन असलहे के ज़ोर पे छीना है। ये वाक़यात हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। चले हम पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करते हैं कि उन्होंने किया क्या है। जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद है। जाबिर, पंजाब में तो आपने 5 IGs चेंज कर लिए, CCPO भी नए आए गए, तो लाहौर में ख़ास तौर पर हम बात करें तो क्या इस साल रहा है 2019 का क्राइम के हवाले से? जी बिल्कुल मुदस्सिर, IG तो बदलते रहे, बल्कि इस साल की सिर्फ बात करें तो 3 IG जो बदले। जब साल शुरू हुआ तो अमजद सलीमी थे, अप्रैल में जो है वो उनकी जगह आरिफ नवाज साहब को लाया गया और फिर आरिफ नवाज की जगह 21वें ग्रेड से तरक्की देकर 22वें ग्रेड में जो है वो शुएब दस्तगीर साहब को लाया गया। लेकिन इस सारे म्यूज़िकल चेयर बनाने की वजह से शायद जो 2019 का ग्राफ रेट है वो ज़्यादा दिखाई देता है 2018 से। बहरहाल पंजाब पुलिस ने ये तमाम जो डाटा है जो कि हम तकाबुल करते थे, इससे पहले भी हम शेयर कर चुके हैं कि वो तकाबुल तो ख़त्म कर दिया अपनी वेबसाइट से, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पंजाब भर में 390 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए थे, जिसमें से 7 अफराद जो हैं वो ऐसे हैं जो कि दौरान डकैती कत्ल हुए, जबकि इनमें 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, पुलिस मुख्तलिफ अफसर भी और एहलकार भी शामिल हैं जिनको के कत्ल हुए। इसके अलावा अगर अगवा बराए तावान की बात करें सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, तो सूबाई दारुल हुकूमत में 12 वारदातें जो हैं वो सामने आई। इसके अलावा अंधे कत्ल की 29 वारदातें सामने आई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आया और 7,050 वाक़यात जो हैं वो सामने आए। इसके अलावा गाड़ियों की चोरी की अगर वाक़यात की बात करें तो 650 के करीब जो गाड़ियां हैं वो छीनी गई हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ी छीनने के जो मिला के 450 के करीब जो हैं वाक़यात वो सामने आए। डकैती और दौरान डकैती के कत्ल के 70 से ज़ायद वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। 1 लाख के करीब मुख्तलिफ नौयत, दूसरी नौयत के जो मुतफर्रिकात जो जराइम थे वो रिपोर्ट हुए। और इसके अलावा लाहौर और सूबाई दारुल हुकूमत के अलावा पंजाब में अहम जो मामला पेश आया वो ये है कि कसूर में चूनिया में 4 से 5 बच्चों की जो कत्ल था, लर्ज़ाखेज़ एक वारदातें थी जो कि सामने आई। हालांकि सोचा ये जा रहा था कि ज़ैनब केस के बाद शायद इन चीज़ों पर जो है वो स्टॉप लग जाएगा, इसके ऊपर उससे भी ज़्यादा भयानक सूरत हाल थी कि एक बच्ची ज़ैनब थी, यहाँ पर मुतादिद बच्चों के साथ ये मामला हुआ। जाबिर हमारे साथ रही है। शुएब, ये तो रिपोर्ट थी। अच्छा, मैं एक चीज़ अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि जिस तरह से चीज़ें पोर्ट्रे हो रही होती हैं, कराची के अंदर अगवा बराए तावान के जो वाक़यात हैं वो साल में 9 हुए हैं और लाहौर में अगवा बराए तावान के वाक़यात जाबिर बता रहे हैं जो रिपोर्टेड हैं वो 12 अगवा बराए तावान के। तो ये रेशो भी बहरहाल आपके सामने दोनों शहरों को नजर आ रहा है। शुएब, पुलिस की क्या कारकर्दगी रही है? ये तो दे दिया कि ये किया, कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, क्या हुआ? देखिए मुदस्सिर, अच्छा शुएब, मैं आपको यहाँ पर रोके, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, फिर आते फिर हम बात करते हैं। जी
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, बात करता पुलिस की क्या कारकर्दगी रही है? जी मुदस्सिर, साल 2019 में सिंध पुलिस की अगर से बात कर ली जाए तो सिंध में 49,834 मुलजमान को पूरे साल के दौरान गिरफ्तार किया गया। यानी समझ लें 50,000 में सिर्फ 130 मुलजमान कम है कि 50,000 लोग वो हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, FIR कटी या वो पहले से केसेस में मफरूर थे और उनकी गिरफ्तारियां अमल में आईं। इसी दौरान 25 पुलिस एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया रवां साल 2019 के दौरान, जिसको हमें याद रखना चाहिए क्योंकि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां भी हैं अमन व अमान को बहाल करने के लिए। इसके साथ साथ 111 पुलिस मुकाबले हुए, पूरे 1114 पुलिस मुकाबले हुए पूरे सिंध में, जिनमें जो है 504 ग्रुप्स का खात्मा किया गया जो कि डकैत ग्रुप होते हैं, इंटीरियर सिंध में भी शामिल होते हैं और ये जो हैं वारदातें करते हैं। इसके साथ साथ 39 डकैतों को मारा गया, यानी पुलिस मुकाबलों के दौरान, मुबैना मुकाबलों के दौरान 39 डकैत मारे गए और 21 टारगेट किलर्स का भी खात्मा हुआ। तो अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से लाहौर की भी हम सूरत हाल जानेंगे कि पुलिस की लाहौर में क्या कारकर्दगी रही है तबादलों तकर्रुर के अलावा। जाबिर, तबादले और तकर्रुर ही उस कारकर्दगी पर असरअंदाज होते रहे हैं मुनसिर भाई। उसकी वजह यह है कि 3 DIGs बदले, इसके अलावा CCP लाहौर भी बदले जा चुके हैं और यहाँ पर SP सबसे ज़्यादा बदले गए और सियासी बुनियादों पर बदले गए। इसका इतराफ़ जो है इससे पहले जो आर्मी यहाँ पे जो यहाँ IG पंजाब रहे हैं आरिफ नवाज साहब, उनकी जानिब से इस हवाले से जो है वो इस बात का अयादा किया गया कि इस बात को तस्लीम किया गया कि उनके जो काम है उसमें सियासी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन रही, जिसकी वजह से जो चलान भी होते थे, चाहे वो 30,000 के करीब चलान जमा कराए गए हों या 20,000 के करीब जमा कराए गए हों, उनमें भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आती रही। लाहौर हो या कराची हो, उसमें जराइम में अब कमी होगी और पुलिस अपनी जामफिशानी के साथ, ताकि 2 बड़े शहर जराइम से यकीनी तौर पर पाक भी हो सके। बहुत शुक्रिया जाबिर वकास लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी, आपका भी शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल साल का आखिरी दिन है और हम कुछ बात करेंगे कि जाते जाते साल में क्या खोया, क्या पाया है और अगले आने वाले साल में क्या होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।